अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही सफल महिला किसान के अनुभव। मेथी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। खेती से उपज बढ़ाना सभी किसानों का मकसद होता है, लेकिन आज सफल किसान वो है जो उपज के साथ साथ अधिक आय कमाता है। आपने ऐसे किसानों के बारे में देखा और सुना भी होगा। जी हाँ, हम ऐसे ही किसानों की बात कर रहे हैं जो कुछ अलग सोच रखते हैं और नया करके दिखाते हैं। आज आपको मिलवा रहे हैं एक महिला किसान पूनम चीमा से, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही है और आज अपना अनुभव आपके बीच साझा कर रही है। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो हम लोग साथ में ही रहे हैं। अभी रिटायर होकर के आए हैं तो यही सोचा कि चलो अभी बैठ कर के भी क्या करेंगे, तो बेस्ट यही है कि कुछ न कुछ नया किया जाए। और जो फार्मर्स हैं, अगर हम कुछ एक सैंपल मॉडल लगाते हैं तो अपने जो फार्मर ब्रदर्स हैं उनको कुछ हेल्प कर सकें। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है और उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा है और फार्मर्स को बचता भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो जितना लागत लगाते हैं उसका निकलता कुछ इतना है नहीं है। तो हम लोगों को ये था कि कुछ हट करके किया जाए, इसलिए ड्रैगन फ्रूट की तरफ हम लोग आए हैं। ये लगाया है और ड्रिप इरिगेशन वगैरह इसमें किया है कि पानी की कम खपत हो। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। ये एक ऐसा फल है जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में इसकी मांग अधिक है। कुछ वर्ष पहले ये फल देश के बाहर से आया करता था, लेकिन यहाँ की कंडीशन भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। आज दक्षिण भारत सहित उत्तर भारत में इसका उत्पादन कई किसान कर रहे हैं और सफल भी हैं। हम लोगों ने इसको जुलाई में लगाना शुरू किया। जुलाई में पिलर्स लगाए हैं और लकड़ी या लोहे के पिलर्स अगर लगाते हैं तो उतना सपोर्टिव नहीं है, लकड़ी को दीमक खा जाता है। लोहे के पिलर से पौधों को नुकसान होता है और ये जो सीमेंटेड पोल हैं इनसे पौधों को सपोर्ट मिलती है और पौधों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1 एकड़ में हम लोगों ने 2 एकड़ लगाए हैं। 2 एकड़ में हम लोगों ने 1060 पिलर लगाए हैं और 4240 पौधे लगे हुए हैं और एक पिलर के साथ 4 पौधे हैं। 25 जुलाई को हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं, 28 को, और उसके बाद अगस्त में लगाने शुरू किए हैं। हम लोगों के यहाँ पर 2 एकड़ में 3 वैरायटी हैं। 1 एकड़ में तो हम लोगों ने CMC वैरायटी, सी वैरायटी जिसको बोलते हैं, फ्रूट भी रेड है और अंदर से पल्प भी रेड है। दूसरे एकड़ में हम लोगों ने एक लाइन में 20 खंभे के ऊपर हम लोगों ने वाइट लगाया है, जो कि अंदर से पल्प वाइट होगा, बाहर से रेड है। और दूसरी वैरायटी जो है अमेरिकन ब्यूटी एंड वियतनाम वाइट का है। इसको लगाने का सही समय फरवरी से मार्च और जून से अगस्त का पहला सप्ताह है। इसकी खेती वैसी जगह पर बिल्कुल नहीं की जा सकती जहां पर पानी अधिक समय तक रुकता हो। चिकनी मिट्टी को छोड़कर सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मिट्टी अगर हल्की अम्लीय हो तो और बेहतर होता है। जिस मिट्टी का pH 5 से 7 के बीच हो, उस मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए पहले खेतों में पोल लगाया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 2 लाइनों के बीच सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक पड़े। 1 एकड़ में लगभग 530 पोल लगते हैं और एक पोल के चारों ओर 4 पौधे लगते हैं, यानी 1 एकड़ में 2120 पौधे लगते हैं। जितना भी हम लोग यहाँ इन पौधों में कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। काऊ डंग जो है गोबर का खाद है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना पुराना मिल जाए, 2 साल 2.5 साल पुराना,
शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने इसमें गोबर का खाद, नीम खली, और क्योंकि ये खेत पहले धान के थे इस वजह से इसमें हम लोगों को फ्यूरी डालना पड़ा है। इनिशियली हम लोगों ने डाला है, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं है, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। जब शुरू में हम लोगों ने खाद डाला, इनमें 10 या 15 केजी के हिसाब से रफली 4 प्लांट हैं एक पिलर के साथ में। और उसके बाद अभी फिर सीज़न है क्योंकि रूट्स नीचे से ओपन हो गए हैं, अभी भी उनको करीब करीब 10-10 केजी खाद डाला जाएगा। जो गोबर का सड़ा हुआ खाद है, पुराना खाद है, वो हम डाल रहे हैं। इस फसल की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए जैविक खादों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। रोपाई के समय प्रयोग करने के बाद 3 से 4 महीने के अंतर पर खादों का प्रयोग किया जाता है। बाकी लिक्विड जो है जीवरस है और क्रांति है, ये सब इसमें लिक्विड में दे रहे हैं हम लोग। और इनमें फरवरी से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि अभी विंटर आ गया है। विंटर में वैसे भी पौधों में स्लो ग्रोथ हो जाता है। सिंचाई के लिए हम लोगों ने पहले पाइपलाइन डलवाया, ड्रिप इरिगेशन 1 लाइन डाला था, 1 लाइन में 2 ड्रॉपलेट डाले हैं। 2 ड्रॉपलेट से 1 ड्रॉपलेट में 8 लीटर 1 घंटे का पानी आता है। तो 1 लाइन डालने से क्या 4 पौधों में प्रॉपर पानी नहीं लग पा रहा था। 1 लाइन फिर और डाला गया है, अभी 4 ड्रॉपलेट हैं। 4 ड्रॉपलेट से हम लोग जो पानी लगाते हैं 10 या 15 मिनट में हमारा एक खेत पूरा भर जाता है। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बिलो होता है तो थोड़ी सी समस्या है, ज़्यादा हमें किसी चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा। अभी फ़िलहाल तो इनके ऊपर ज़्यादा वही है कि फंगस, जैसे अभी विंटर आ गया है, दिसंबर चल रहा है, इसके पत्तों में और रूट्स में। और कभी कभी कहीं कहीं अगर जहाँ पानी की ज़्यादा खेती होती रही है, धान वगैरह, वहाँ दीमक भी आ सकता है। पर हमारे खेत में अभी दीमक कहीं दिखाई नहीं दिया है। तो जैसे रस्ट आता है उस टाइप से कुछ स्पॉट्स रेड से येलो से आ जाते हैं, उसके लिए फिर स्प्रे करते हैं। और ड्रिप में हम लोग जीवरस वगैरह है और जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो डालते हैं। पिलर्स हैं, इनके ऊपर आप देख रहे हैं जो सर्कल लगे हुए हैं, एक सर्कल में 4 होल बने हुए हैं। प्लांट्स को हम लोगों को एक सिंगल प्लांट को ऊपर ले जा कर के इसमें से बाहर निकालना है। और अभी छोटे पौधे हैं और 1.5 साल में ये करीब करीब 60-70 केजी के ये हो जाएंगे। फ्रूटिंग जो है मिड जून के बाद से ये शुरू हो जाएगा और मिड नवंबर तक। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छी फसल है, आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा ये इसमें कितना यील्ड आएगा और ये क्या देगा। इस फसल की खेती में खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में 530 सीमेंट के पोल लगवाने पर लगभग 3,18,000 रुपए खर्च होते हैं। एक पौधे की कीमत 70 रुपए होती है। 2,120 पौधों पर कुल लागत लगभग 1.5 लाख रुपए आती है। 1 लाख रुपए तक ड्रिप पर खर्च आता है। इस तरह कुछ अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लगभग 6 लाख रुपए का खर्च पहले वर्ष आता है। दूसरे वर्ष से 55 से 60 हजार रुपए ही खर्च आता है। इस फसल की उपज दूसरे वर्ष से मिलने लगती है। दूसरे वर्ष 40 से 50 क्विंटल उपज मिलती है। तीसरे वर्ष से 60 से 80 क्विंटल, उसके बाद लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगातार 22 से 25 वर्ष तक उपज मिलती रहती है। औसत बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मानकर चलें तो 100 क्विंटल से एक वर्ष में तकरीबन 15 लाख रुपए की आय हो रही है। अगर मैनेजमेंट बेहतर रहा तो इससे भी अधिक उपज मिल सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने मेथी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है।
और इस फसल की सही तरीके से बढ़वार होती रहे, इसके लिए खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई और हानिकारक कीट रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी होता है। तो आप इन सभी कार्यों को कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ शिशुपाल सिंह राजपूत। आप लोगों को मेथी की फसल के बारे में कुछ समसामयिक जानकारी देना चाहता हूँ। जो फसल मेथी की अपने दाने के लिए लगाई है, उसमें अपने को बहुत सारी चीज़ों को अभी कृषि क्रियाएं करना आवश्यक होता है, जिससे कि अपना अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बात करते हैं तो अभी अपनी फसल 30 से 35-40 दिन की है। उस अवस्था में इसमें एक बार आप खरपतवार निकाल चुके होंगे, नहीं निकाले हैं तो अपने को खरपतवारों को भी निकालना बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार निकालने के लिए इसमें रासायनिक का उपयोग नहीं करना है, अपने को हाथ से उखाड़ के या निदाई गुड़ाई करके इनके खरपतवारों को निकालना है। कोशिश करें कि आप हाथ से उखाड़ के इसके खरपतवारों को निकाल दें, जिससे कि आपकी मेथी का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई का अहम योगदान होता है। तो मेथी की फसल में बीजों के जल्दी अंकुरन के लिए बिजाई से पहले सिंचाई करें। मेथी की उचित पैदावार के लिए बिजाई के 30, 75, 85 और 105 दिनों के बाद 3 से 4 सिंचाई करें। फली के विकास और बीज के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। लेकिन सिंचाई देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्या है ये दलहनी फसल है, तो अगर अधिक पानी होता है तो पौधा गल जाता है। बस इसमें नमी रखने के लिए इसमें हल्की सी सिंचाई देना चाहिए, और कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसे भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल है, इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी अपन नमी की उपस्थिति में 10 से 15 किलो यूरिया एक बार आप टॉप ड्रेसिंग कर देना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल वृद्धि हो। 10 से 15 किलो यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। और जब पौधा अपना 40 से 50-55 दिन का हो जाता है, उस समय 05234 नाम का 0 NPK आता है, उसका आप स्प्रे कर देते हैं तो आपके 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे आपका दाना मजबूत और चमकीला होता है, जिससे कि बाज़ार भाव भी अच्छा मिलता है और उसका वेट भी अच्छा रहता है। इस प्रकार आप उर्वरकों का उपयोग करके आप मेथी की फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल को माहू कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादन में भारी कमी आती है और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण करें। अब इसमें बात करते हैं अपन फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें माहू। जो आप लोगों ने देखा होगा, हरे और काले कलर के माहू दिखते हैं, और उनको थोड़ा पौधे को हिलाएंगे तो उड़ते हुए दिखेंगे, नहीं तो पौधे पर चिपके हुए दिखेंगे। तो इनका नियंत्रण भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह पूरा रस चूस लेती है, आपकी पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो आपका फलियां भी बनने की संभावना ही नहीं रहती है। मतलब पौधे की पत्तियां नष्ट तो फलियां नहीं बन पाती हैं। इसीलिए आपको ये कीड़ों का भी नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। माहू के लिए अपना कई प्रकार के जैविक आते हैं, इनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। 5 पत्ती काढ़ा भी आप उपयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल आता है, जिसकी 5 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका येलो ट्रैप आता है, जिसको आप लगा देंगे तो जो माहू है आपके येलो ट्रैप की ओर आकर्षित होती है और उस पर चिपक के नष्ट हो जाती है। अगर आपके खेतों में फिर भी अगर नियंत्रण नहीं होती है, तो आप कोई भी रासायनिक दवा का एक स्प्रे कर सकते हैं। इमीडा क्लोरोपेड है, क्लोरोपाइरीपास है, इनकी 2 ml मात्रा पर लीटर के हिसाब से आप उपयोग करके माहू का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल का सबसे हानिकारक रोग है भभूतिया, जिसे हम चूर्णित आसिता के नाम से भी जानते हैं। इस रोग के प्रकोप से फसल के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप इस रोग के प्रमुख लक्षणों के आधार पर पहचान कर सही समय पर नियंत्रण करें। इसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण रोग रहता है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रहता है।
जिसमें आप पौधे को देखते हैं कि हल्का पाउडर पौधे के ऊपर जम जाता है, उसे उंगली से खरोचेंगे तो पाउडर आपके हाथ में आ जाता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू के लगने से कारण पौधा पूरा पत्तियां पाउडर से जम जाती हैं और उनका वास्पोरेशन सब कम हो जाता है और पौधा का प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता है, तो आपका पौधे की वृद्धि भी नहीं होती, ना फलियां लगती हैं। तो इनको रोकना भी अपने को बहुत आवश्यक है। इसको रोकने के लिए आपका सल्फेक्स पाउडर आता है, इसका आप उपयोग 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। बाविस्टीन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि अपने ये पाउडरी मिल्ड्यू है या अन्य रोगों की समस्या अपने को लग रही है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप बाविस्टीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आप मेथी की समसामयिक तकनीकी अपनाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसान भाइयों, बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा है। भूमिहीन कृषि, श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अधिक है, जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी इन बकरियों में खुरपका, मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इस बीमारी की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर HC यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आंख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुंह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुंह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुंह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुंह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुंह के छाले मुंह में ग्लिसरीन लगाकर मुंह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर
और आजकल जो मार्केट में स्प्रे, बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में, घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े खत्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाजार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए, लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें। उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपनाना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से जरूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अंतरी, जिला सीकर के रमन लाल ने। आपने खरगोशों में आने वाली समस्याओं के निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है।
तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तब आप जेंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस दवा का भी प्रयोग करें, पशु डॉक्टर की सलाह लें। यह स्टोरी एक वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक की सलाह पर आधारित थी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।